हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 बनाया था हमने, तो उसी में हमने बात की थी सैटेलाइट के बाद सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कौन कौन से ऑर्बिट वो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बनाए गए हैं, प्रक्षेपण यान कौन कौन से हैं उसको भेजने के लिए, और उसको पृथ्वी से कितनी दूर पर रखा जाए, तो इसके लिए अलग अलग ऑर्बिटल्स बनाए गए हैं। ये हमने बात किया था। अब हम बात करेंगे जो सैटेलाइट है उसकी पोजीशन देखने के लिए, कहाँ पे सैटेलाइट है हमारा और अपनी पृथ्वी है उससे कनेक्ट करवाने के लिए एक जीपीएस सिस्टम होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अलग अलग देशों के अलग अलग नाम से जीपीएस सिस्टम है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन क्या होती है, जैसे अंतरिक्ष के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो अंतरिक्ष में ही रह करके वहां पे स्पेस स्टेशन बनाए जाते हैं। तो अलग अलग देशों के अलग अलग स्पेस स्टेशन हैं, उनको थोड़ा सा जानेंगे हम। फिर उसके बाद में स्पेस साइंस एंड बर्ड जो शुरुआत होती है सही से, अभी तक तो बस इंट्रोडक्शन था साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। तो आज हम बात करते हैं जैसे अलग अलग देशों के अलग अलग जीपीएस सिस्टम है। तो पहले देखते हैं जीपीएस क्या होता है। तो अगर फुल फॉर्म की बात करें तो जीपीएस इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म लिखेंगे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। और मैं बताया था ये अलग अलग देशों की जो जीपीएस सिस्टम है, जीपीएस प्रणाली है, वो अलग अलग देशों के अलग अलग नाम से है। जैसे हम बात करें, देखो एक तो जीपीएस ही है, जीपीएस, और एक वेदाऊ है, वेदाऊ और नाविक। वनडे के पर्पज से बहुत मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। तो अगर जीपीएस की बात करें तो जीपीएस कभी कभी लिखा होता है, कभी कभी नविस्टा लिख देता है। ये है यूएसए का जीपीएस सिस्टम है। और वेदाऊ चीन का है, चीन की जीपीएस है। और नाविक ये हमारे इंडिया की है। अगर नाविक की बात करें तो इसी में जीपीएस में गगन प्रणाली यूज की गई थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रूस की, तो रूस के पास भी जीपीएस सिस्टम है जिसे हम ग्लोनास कहते हैं। ग्लोनास रसिया का जीपीएस सिस्टम है। तो ये जीपीएस से बनने वाले क्वेश्चन हैं टेक्नोलॉजी में, ये हमने बता दिया। अब इसके बाद हमने बताया था एक स्पेस स्टेशन होता है। तो अलग अलग देशों के अलग अलग स्पेस स्टेशन हैं। हालांकि अभी भारत के पास कोई ऐसा स्पेस स्टेशन है नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही जल्द इसको अंतरिक्ष में स्टेबल करने की रिसर्च चल रही है और कोशिश की जा रही है और जल्द ही हो भी जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्पेस स्टेशन की। तो स्पेस स्टेशन या इसे अंतरिक्ष स्टेशन ही कहेंगे, ठीक है। इसे अगर हम बात करते हैं, एक तो रूस का ही रख लें तो रॉसकॉस्मोस हो जाएगा, और स्काई लैब और नासा ये किसका है, और जाक्सा किसका है, और सीएसए ये किसका है। तो इसी प्रकार से है। और इसमें बताएं रॉसकॉस्मोस हो जाएगा और मीर हो जाएगा, अल्माज हो जाएगा, और भी बहुत सारे हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं। रॉसकॉस्मोस की बात करें तो ये यूएसएसआर का है, और स्काईलैब और नासा की बात करें तो ये यूएसए का हो जाएगा, और जाक्सा जापान का हो जाएगा, और सीएसए ये कनाडा का हो जाएगा। ये हमने स्पेस बताया था, स्पेस स्टेशन है। फिर इसके बाद में स्पेस में अभी तक कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए, पहला सैटेलाइट कौन था,
बात है 1957 की। रूस के पास टेक्नोलॉजी तो अच्छी है। सबसे पहले उसी ने अंतरिक्ष में अपना सैटेलाइट लॉन्च भी किया था, ठीक है। उसने सबसे पहले रॉकेट लॉन्च किया 1957 में। उसके पास टेक्नोलॉजी तो अच्छी थी, लॉन्च भी किया। 1957 में उसने पहला रॉकेट लॉन्च किया, स्पुतनिक फर्स्ट, जो केवल रॉकेट ही था। लोगों से बताया कि हाँ देखो ये कोई चीज है। लोग पहले नहीं जानते थे क्या ऐसा भी होगा, कोई चीज पृथ्वी से छोड़ी जाएगी, बहुत तेज ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद वापस तो नीचे आएगी नहीं। लोगों ने उस मजाक बनाया। फिर बाद में पता चला हाँ ऐसा भी होता है, एक बार सैटेलाइट या कोई भी जैसी चीज है पृथ्वी से ऊपर फेंको, फिर वो वापस नहीं आती है। जब उसको लॉन्च किया गया, भेजा गया पृथ्वी से, हाँ वास्तव में लोग सोच रहे थे अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद में 1 साल के बाद ही जब उसने पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया, खुश हुआ। खुश होने के बाद उसने सोचा कि चलो तूफानी करते हैं। उसने 1958 में ही, देखो हमने बताया 1957 में, 1957 में ही यूएसएसआर ने स्पुतनिक बनाया। स्पुतनिक एक रॉकेट था, स्पुतनिक रॉकेट लॉन्च किया और ये वापस नहीं आया। लोग बड़े अचंभित हो गए, यार ऐसा भी होता है। फिर रशिया ने क्या किया, फिर इसने अब तूफानी करने की सोची। अब तूफानी करने के लिए इसने क्या किया, बस 1 ही साल के बाद 1958 में ही क्या किया, स्पुतनिक सेकंड। अब इसने स्पुतनिक सेकंड बताया, लोगों से बताया देखो पहले गया था वापस नहीं आया, आप जा सकते हैं पृथ्वी से बाहर की जो दुनिया है उसमें आप टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं वहां पे क्या होता है। तो लोगों को अच्छा तो लगा, लेकिन जब इसने बात की स्पुतनिक सेकंड जो हम बना रहे हैं ये पृथ्वी से बाहर जाएगा और वापस भी आ जाएगा, तो लोग और भी खुश हुए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा यार ये जा तो रहा है लेकिन वापस आने की कोई गारंटी तो है नहीं। हमारी जो फैमिली है, हमारा जो रिलेशन बना हुआ है यहाँ पर, उसका क्या होगा। तो कोई ये स्पेस शटल जो बनाया था इसने, स्पेस शटल, इसमें जाने को कोई तैयार नहीं हुआ। स्पेस शटल जो बनाया था इसमें जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ। तब एक छोटी सी लाइका नाम की एक कुतिया थी, लाइका को इसने ट्रेंड किया और ट्रेंड करने के बाद स्पुतनिक सेकंड में भेज तो दिया ऊपर और वो वापस तो आई, लेकिन वो मरी हुई थी। ये इसने स्पुतनिक सेकंड के बारे में हमने बताया। अब इसको लगा सदमा। 1957 पहला ही रॉकेट लॉन्च किया, स्पुतनिक फर्स्ट। फिर इसके बाद जब ये वापस नहीं आया, ये खुश हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद 1 साल के ही बाद 1958 में स्पुतनिक सेकंड इसने स्पेस शटल लॉन्च किया, बताया कि ये जाएगा और वापस भी आएगा। गया और वापस भी आया, लेकिन इसमें जो पहला जीवित प्राणी भेजा गया था वो मर के आया। लोग हो गए चिंतित, रसिया भी हो गया डिप्रेशन में चला गया। अब ये बैठा शांत। 3 साल के बाद ही, 3 साल तक इसने मेहनत की। मेहनत करने के बाद 1961 में ही, ठीक है, वोस्टॉक एक रूस का सिटी भी है, उसी के नाम पे वोस्टॉक अंतरिक्ष यान था। इसी में पहले यात्री यूरी गागरिन को भेजा गया और ये वापस भी आए गए थे, ये रूस के द्वारा। ये हमने बताया इसके बारे में। अच्छा, उस समय की बात करें तो देखो रसिया के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है और यूएसए के पास, उसके पास इकोनॉमी, तो इकोनॉमी स्ट्रांग होने के कारण इसने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज किया। अब यूएसए ने भी सोचा कि चलो हम भी कुछ करते हैं, तो इसने 1961 में ही जॉन ग्लेन भेजे जाते हैं यूएसए की तरफ से। 1961 में 1957, 1958, 1961 के बारे में वोस्टॉक था। वोस्टॉक से यूरी गागरिन गए थे और वापस भी आए थे, जीवित थे, ठीक है। अब इसके बारे में हमने बताया यूएसए होड़ में लगा, इसकी होड़ में लगा हुआ था बराबरी करने के लिए। तो इसने भी 1961 में ही अपनी तरफ से एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसमें जॉन ग्लेन गए थे अंतरिक्ष जाने वाले। तो इस प्रकार से अगर अच्छा एक चीज बताएं, अंतरिक्ष में जो जाने वाले होते हैं अंतरिक्ष यात्री, उनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा
एक एस्ट्रोनॉट होते हैं, एक कॉस्मोनॉट होते हैं। तो इसी प्रकार से कौन से देश के लोग अंतरिक्ष में जब जाते हैं या अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? कॉस्मोनॉट होते हैं, कॉस्मोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट होते हैं, और एक और भी होते हैं टाइकोनॉट। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमने बताया एक तो होंगे एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट बताया हमने, एक कॉस्मोनॉट बताया, एक हमने बताया था टाइकोनॉट। ठीक है। अगर कोई यात्री अमेरिका की तरफ से अंतरिक्ष में जा रहा है या भेजा जा रहा है तो उसे एस्ट्रोनॉट कहेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं यूएसए के द्वारा, यूएसए का अंतरिक्ष यात्री, यूएसए का अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट कहलाएगा। अगर कॉस्मोनॉट की बात करें तो ये USSR का अंतरिक्ष यात्री होगा। अगर टाइकोनॉट की बात करें तो ये चाइना का होगा। ठीक है, चीन का अंतरिक्ष यात्री होगा। ये हमने बताया एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट और टाइकोनॉट। अब आपसे पूछे कि पहला एस्ट्रोनॉट कौन था, तो यूरी गागरिन नहीं होंगे, ध्यान रखना, यूरी गागरिन नहीं होते हैं, यूरी गागरिन नहीं होंगे। एस्ट्रोनॉट होगा जॉन ग्लेन। हमने बताया था ये भी 1961 में ही जॉन ग्लेन हो जाएंगे। अगर आपसे कॉस्मोनॉट पूछता है तो कॉस्मोनॉट को यूरी गागरिन कहेंगे हम, यूरी गागरिन हो जाएंगे रूस की तरफ से। टाइकोनॉट, टाइकोनॉट के बारे में आप बताइए पहला टाइकोनॉट कौन था? हालांकि मैंने देखा नहीं, इसके बारे में ढूंढना पड़ेगा हमें। टाइकोनॉट की बात करें तो ये चाइना है। चाइना शांत तो बैठने वाला है नहीं, ये भी अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा हुआ, मैं देखूंगा इसके बारे में। ठीक है, तो टाइकोनॉट बताया। अच्छा, और एक चीज बता दें, अगर आपसे पूछे पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, पहला अंतरिक्ष पर्यटक, तो डेनिस टीटो हो जाएंगे, डेनिस टीटो हो जाएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना। ये एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट, स्पेस स्टेशन बता दिया और जीपीएस सिस्टम बता दिया, एस्ट्रोनॉट बताया, कॉस्मोनॉट बताया। फिर इसके आगे अब हम देखते हैं, अब देखो रसिया ने अपना काम कर दिया है। 57 में एक रॉकेट भेजा, 58 में भेजा, फिर 61 में उसने अपने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीवित प्राणी को भी भेज दिया और वापस भी बुला लाया। अब होड़ में लगा हुआ है यूएसए। यूएसए ने क्या किया, 1969 में ही, 1969 में लूनर प्रोजेक्ट बनाया। लूनर प्रोजेक्ट में ये सक्सेस भी रहा, लूनर प्रोजेक्ट बनाया, ये सक्सेस भी रहा। तो अगर हम बात करते हैं तो इसकी डेट पे नहीं जाना है, कभी कभी 14 अप्रैल लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, तो उसके आधार पे नहीं, लेकिन हाँ 1969 में, अप्रैल 1969 में प्रोजेक्ट ऑफ अमेरिका 1969 में अमेरिका के द्वारा भेजा गया। तो अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्ट नहीं, इसमें एक तो यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका की तरफ से, और माइकॉलिन थे, एडविन एल्ड्रिन थे। तो अगर इसके बारे में बात करते हैं, लूनर प्रोजेक्ट ऑफ अमेरिका, लूनर प्रोजेक्ट ऑफ अमेरिका, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये हमने बताया कब, 1969 में ये अमेरिका के द्वारा भेजा गया। और इसमें कौन कौन शामिल था, तो शामिल 3 लोग थे इसमें। एक तो हमारे हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और एडविन एल्ड्रिन हो जाएंगे, और माइकॉलिन हो जाएंगे। माइकॉलिन। तो अब देखिए एडविन एल्ड्रिन जो थे ये ड्राइवर थे इसके, जो हमारा शटल था उसके ये ड्राइवर थे, और माइकॉलिन ये इसके ऑनर हो जाएंगे,
और ये जो हमारी साइंटिस्ट जो टीम थी उसकी तरफ से गए थे, ये साइंटिस्ट टीम थी उसकी तरफ से गए थे। अब ये चंद्रमा पर जैसे ही सेटल, अच्छा चंद्रमा के बारे में पहले हम थोड़ा बताते हैं। तो चंद्रमा को पहले फॉसिल प्लेनेट भी कहा जाता था। फॉसिल का मतलब होता है अवशेष, जीवाश्म। तो जब उसके बारे में रिसर्च की गई तो वहां पे पता चला पहले चंद्रमा पे जीवन था। अगर जीवन था तो वहां पे कुछ अवशेष हैं, जैसे 14 बड़े पर्वत और 13 बड़े सागर मिलते हैं। तो इसी के आधार पे वहां पे कुछ सागर पाए जाते हैं। तो उसी सागरों में से एक था शांति सागर। वहां पे अपना स्पेस शटल उतारा। उतारने के बाद सबसे पहले ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला पैर रखा। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग उतरे, ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। फिर उसके बाद एडविन एल्ड्रिन, माइकल, इसके बाद ये दोनों थे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता कौन सा पैर आगे रखा कौन सा पीछे रखा, वो ज्यादा नहीं। कौन था लूनर प्रोजेक्ट में? नील आर्मस्ट्रांग, ये उतरे थे और इन्होंने अपना जो स्पेस शटल था, अच्छा चलिए इसके बारे में हम बता देते हैं। देखो नील आर्मस्ट्रांग, और ये कहाँ पे उतारा गया था? शांति सागर। शांति सागर। अब इसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं चंद्रमा के बारे में। चलिए अब हम चंद्रमा के बारे में पता करते हैं थोड़ा सा। चंद्रमा जिसे हमने क्या कहा? फॉसिल प्लेनेट। फॉसिल प्लेनेट कहेंगे या जीवाश्म। जीवाश्म क्या कहें? मतलब इससे पहले जीवन था, यहाँ पर जीवन था, लेकिन ऐसी क्या कंडीशन आई कि यहाँ से जो भी लाइफ सरवाइव करने के लिए जो भी कंडीशन होती हैं, वाटर, एयर, सबसे ज्यादा तर्कसंगत यही लॉजिक यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे पहले जैसे पृथ्वी का पलायन वेग का अर्थ होता है कोई भी वस्तु 1 सेकंड में, जैसे पलायन वेग हमने बताया, इसकी आप वेलोसिटी। अगर पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी की इसकी वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर गैसों की बात करें, गैस इसके वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और जो चंद्रमा था, चंद्रमा का लिखो, पलायन वेग 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड रह गया पहले। अगर पहले की बात करें तो पहले ज्यादा होगा। देखो अब हम बताते हैं क्या इसकी वास्तव में क्या कंडीशन रही। देखो किसी भी गैस को छोड़ दिया जाए तो 1 सेकंड में गैस का कितना है? 8 किलोमीटर पर सेकंड है। सेकंड में 8 किलोमीटर दूर चली जाएगी। अगर जैसे पृथ्वी से किसी भी गैस को या किसी भी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी एरिया है उसे बाहर भेजा जाए तो कम से कम उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसको फेंकना पड़ेगा या बाहर उसकी स्पीड होनी चाहिए बाहर जाने के लिए। तो इसी प्रकार से अगर गैसों की बात करें तो गैस का पलायन वेग है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड है। तो 8 किलोमीटर पर सेकंड होने के कारण जो गैसें हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ के बाहर नहीं जा पाती हैं, तो इसीलिए पृथ्वी पर ये वायुमंडल पाया जाता है। लेकिन चंद्रमा की अगर हम बात करें, चंद्रमा पे पहले वायुमंडल पाया जाता होगा, लेकिन अब क्या हुआ है, चंद्रमा का पलायन वेग घटा। पहले पलायन वेग ज्यादा होगा तो वहां पर गैसें रुकी होंगी, लेकिन जैसे जैसे पलायन वेग घटा और पलायन वेग घटने के बाद 2.5 अब बचा है, तो अब सोचिए क्या वहां पर गैसें होंगी? तो गैस को रोके रखने के लिए 8 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वहां पे वायुमंडल आज नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां का धीरे धीरे पलायन वेग कम हो गया, पहले ज्यादा रहा होगा, तो इसी कारण वहां पे आज जीवन नहीं है, लेकिन पहले जीवन रहा होगा, ये बताया जा रहा। तो इसी आधार पे अगर हम देखना चाहें तो ये बताया गया है
पहले वहां पर 14 बड़े सागर और 13 बड़े पर्वत थे। अगर पर्वतों में बात करें तो सबसे ऊंचा, ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा पर्वत तो लिविनिथ, आपने सुना होगा, लिविनिथ वहां का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा। अगर सागर की बात करें तो हमें सागर ही देखने हैं, तो अगर सागरों की बात करें, हमने बताया था 14 बड़े सागर, 14 बड़े सागर थे। और इन्हीं सागरों में कुछ सागर हैं जिनको देखते हैं, जैसे बादलों का सागर, फुहार का सागर, अमृत का सागर, अमृत का सागर, शांति सागर। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें, जो हमारा जो अमेरिका का लूनर प्रोजेक्ट था वो कहाँ पे उतारा गया था, उसको कहाँ पे लैंड कराया गया, उसकी लैंडिंग शांति सागर पे की। यहीं पर नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला पैर रखा। ठीक है, तो ये हो गया शांति सागर। तो चलिए ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब इसके बाद में जैसे अलग अलग देशों के अलग अलग रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर हैं, तो उसी आधार पर अगर देखना चाहें तो कुछ देशों के हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे अपने यहाँ इंडिया की बात करें तो इंडिया का सतीश धवन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में है। और रूस की बात करें तो वेंकानूर रूस का हो जाएगा, लेकनूर झील के पास में। और चलिए ठीक है, कुछ देशों के हम लिखते हैं, जैसे वेंकानूर हो जाएगा। और अपने यहाँ का सतीश धवन हो जाएगा, और चाइना का जी चैंग हो जाएगा, टैंगेसिमा। अभी इनके बारे में बात करते हैं। ये देखो वेंकानूर, ये लेकनूर झील के पास में पड़ेगा। ये किसका है? रूस का। और सतीश धवन ये अपने यहाँ पे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो ये किसके? कोलेरू झील के पास में है। ये कहाँ पे पड़ेगा? इंडिया का है ये, आंध्र प्रदेश के पास में पड़ेगा। जी चैंग हमने बताया। तो जी चैंग किसका है? चाइना का है। जी चैंग चाइना का हो जाएगा। टैंगेसिमा जापान का है। ये हमने बता दिए रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। ये अलग अलग देशों के अलग अलग रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। इसके बाद हम देखेंगे स्पेस साइंस इन इंडिया। अभी तक हमने स्पेस के बारे में, इंडिया का क्या योगदान है, क्या उसकी टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में अभी हमने एक भी बात नहीं की है। हालांकि इसको छोड़ करके सतीश धवन जो लॉन्चिंग सेंटर बता दिया है, इसके अलावा मैंने दोनों ही लेक्चर में अभी तक कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। ठीक है, अगले वाले जो लेक्चर होंगे उसमें हम बताएंगे स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया का क्या योगदान है, इंडिया के द्वारा कौन कौन से अभी तक मिशन चलाए गए हैं या कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।